Bismillahirrahmanirrahim. Now this is the last lecture of chapter number 10 and the last topic carbohydrate. इससे पहले हमने 3 लेक्चर किए थे, तो चौथा लेक्चर है, तो 4 छोटे छोटे लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है. कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा लिपिड्स की तरह लेंदी सा टॉपिक है. इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो छोटी छोटी डेफिनेशन की सूरत में पूछी जाती हैं. बहरहाल सब इसे यहाँ कवर करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स के नाम को पहले ज़ेर बहस लाते हैं. ये नाम असल में इसका मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के कुछ एटम्स के साथ, सपोज एक्स एटम है कार्बन के, तो उनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच्ड हैं किसी भी तादाद में, से वाई. सो देखा ही गया था कि जो मशहूर कार्बोहाइड्रेट्स थे उनके फार्मूले जो है वो इस जनरल पैटर्न पर थे कि दे हैव कार्बन विद सर्टन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मिसाल के तौर पर सबसे मशहूर ग्लूकोज ही ले लें, तो जिसका फार्मूला C6H12O6 है. तो अगर आप नोटिस करें तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2:1 है. तो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान 2:1 है, यानी जितने हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से डबल है. तो हम ग्लूकोज के फार्मूले को यूँ लिख सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है, और अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फार्मूले में से 6 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा वाटर, तो 6 वाटर है. तो इस निस्बत से ये नाम पड़ गया. लेकिन हकीकत ये है कि ये एक इत्तेफाक था और इसका इन कंपाउंड्स की पहचान से कोई लेना देना नहीं था. ये महज इत्तेफाक था कि कई मेंबर्स ऐसे थे कार्बोहाइड्रेट्स में जो इस पर्टिकुलर पैटर्न पर हैं, लेकिन सब नहीं है. ठीक है. अब ये पैटर्न कुछ ऐसे कंपाउंड्स में भी है जिनका कार्बोहाइड्रेट से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है. मसलन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड, वो भी इसी फार्मूले पैटर्न पर है. वो एसिड है, वो कहाँ का कार्बोहाइड्रेट. और इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जिनमें ये पैटर्न नहीं है. इसलिए ये सिर्फ इसका नाम बनने की एक वजह बन गया, अदरवाइज़ इसका अब मॉडर्न डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है. सो अब अगर हम इसे मॉडर्न डेफिनेशन के लिहाज से डिफ़ाइन करें कि आज हम केमिस्ट्री में किन को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो हमें पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में 3 तरह की चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी? कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड ऑल पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स. सबसे पहले ऐसे कंपाउंड जो कि फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से एल्डिहाइड हैं, और वो पॉलीहाइड्रिक हैं या पॉलीहाइड्रोऑक्सी हैं, यानी उनमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं. यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप हों वो कहलाएंगे पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, वो कार्बोहाइड्रेट है. फिर और कीटोन्स लिखा है, इसका मतलब पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स, यानी ऐसे कीटोन्स जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं. तो पहला ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स का पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स, दूसरा पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स, और ये हमने ब्रैकेट में बता भी दिया, दे आर ईदर एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग मैनी OH ग्रुप्स. अच्छा, इसमें शर्त ये है कम से कम 2 OH ग्रुप. जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है, अगर वो एल्डिहाइडिक वाला है तो उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 2 OH ग्रुप है. कीटोन में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है. तो कम से कम 2 OH ग्रुप हैं, ज़्यादा की 2 कोई क़ैद ही नहीं. और तीसरी डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. पहली हो गई पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, दूसरी हो गई पॉलीहाइड्रिक कीटोन, तीसरी है ऐसे कंपाउंड जो ना पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है ना पॉलीहाइड्रिक कीटोन है, लेकिन जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो वो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन बन जाते हैं. तो और अदर सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस सच कंपाउंड्स. तो ये 3 तरह की डेफिनेशन हो गई. ऐसे कंपाउंड जो एल्डिहाइड हैं और उनमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, ऐसे कंपाउंड जो कीटोन है और उनमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, और ऐसे कंपाउंड जिनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो वो पहली दूसरी टाइप में से किसी एक में कन्वर्ट हो जाएंगे. कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करने के जो 2 बड़े तरीके हैं, उनमें से पहला है जायके की बुनियाद पर, टेस्ट की बुनियाद पर. तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर्स. शुगर्स जो हैं वो मीठे होते हैं, स्वीट हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं. मशहूर शुगर्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज वगैरह. नॉन शुगर्स इसका बिल्कुल उलट है, बेजायका होंगे, उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, एमॉर्फस हैं यानी क्रिस्टलाइन नहीं है, पाउडरी हैं, और पानी में इनसॉल्युबल हैं. स्टार्च और सेलुलोज इनकी एग्जाम्पल है. इसके बाद ये जो शुगर्स हैं इनको हम फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. कहलाती है रिड्यूसिंग शुगर्स, एक कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. तो अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग एक्शन बेसिकली. तो जो शुगर
टॉलिंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर दें, या यूँ कह लें वो शुगर जिन्हें टॉलिंस रिएजेंट या फैलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज कर दें, क्योंकि टॉलिंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन हमें याद है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनका काम है ऑक्सीडेशन करना। तो ये हमारे शुगर्स को ऑक्सीडाइज कर दें या हमारे शुगर इनको रिड्यूस कर दें, एक ही बात हो गई, तो वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। अब कौन से शुगर्स रिड्यूसिंग है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी मालूमात पुरानी वाली इस्तेमाल करनी होगी। अगर आपको याद आ जाए तो हमने चैप्टर नंबर 9 में कहा था ये रिएक्शंस पढ़ने के बाद कि एल्डिहाइड की का सिंपल केमिकल टेस्ट है ये, कि वो फैलिंग सोल्यूशन और टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि एल्डिहाइड इन चीज़ों से रिएक्शन करके अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है और इनको रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब है जिस कंपाउंड में भी एल्डिहाइड होगा वो टॉलिंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करेगा, और जिन कंपाउंड्स में कीटोन होता है वो ये रिएक्शन नहीं करते। तो हमारे दिमाग में क्या आई बात कि ओके सर, इसका मतलब है जो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स हैं वो रिड्यूसिंग होंगे और जो पॉलीहाइड्रिक कीटोन हैं वो रिड्यूसिंग नहीं होंगे। हमने कहा होल्ड ऑन, ये बात यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सिंपल कीटोन फैलिंग सोल्यूशन और टॉलिंस एजेंट से रिएक्शन नहीं करता, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए जो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा वो बिल्कुल सही है। चैप्टर 9 में हम कहते हैं व्हाट इज़ द सिंपल केमिकल टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंपल एल्डिहाइड, सिंपल कीटोन। तो सिंपल एल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन और टॉलिंस एजेंट से रिएक्शन करता है, कीटोन नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं यहाँ सिंपल एल्डिहाइड और सिंपल कीटोन नहीं है, यहाँ पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है और पॉलीहाइड्रिक कीटोन है। तो अब एल्डिहाइड से तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सिंपल एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड हो, वो हमेशा टॉलिंस रिएजेंट और फैलिंग सोल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, इसलिए वो तो रिड्यूसिंग हैं। अलबत्ता यहाँ जो ख़ास बात बतानी है वो ये है कि अगर कीटोन सिंपल हो तो वो फैलिंग सोल्यूशन और टॉलिंस रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर कीटोन ऐसा हो जिसके साथ OH ग्रुप लगे हुए हों, ख़ास तौर पर कीटोन के साथ कीटोनिक ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हो, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर कीटोनिक ग्रुप ऐसे लिखा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप, इसके बराबर वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, चाहे राइट से हो या लेफ़्ट से हो। तो इस कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप हो तो वो कीटोन कहलाएगा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी ऐसा कीटोन जिसके अल्फ़ा कार्बन पर OH हो। तो याद रहे ये कीटोन यानी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, टॉलिंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है। इसलिए हमने क्या कहा, हर वो कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है जिसमें दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब एल्डिहाइडिक में तो हमें कोई शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है कि उसके साथ OH है या नहीं है, क्योंकि अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ OH है तो भी वो रिड्यूसिंग है, नहीं है तो भी वो रिड्यूसिंग है। अलबत्ता कीटोन में ये शर्त है कि सिंपल कीटोन होता तो वो रिड्यूसिंग नहीं होता, लेकिन कीटोनिक ग्रुप अलॉन्ग विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप ऑन अल्फ़ा कार्बन दे आर अंडर दी रिड्यूसिंग शुगर्स। तो इसका मतलब है हर वो शुगर रिड्यूसिंग है जिसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है या ऐसा कीटोनिक ग्रुप है जिसके अल्फ़ा कार्बन पर OH ग्रुप है। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि सारे मोनोसैकेराइड और सारे ओलिगोसैकेराइड रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं सिवाय सैकरोज के। ये कौन सी ज़बान बोल दी सर आपने, ये बीच में सैकेराइड्स कहाँ गए, ये हम अभी आपको बताते हैं। सैकेराइड्स भी शुगर्स की एक क्लासिफिकेशन है, इसका क्या मतलब है, लेकिन फौरी तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि जो डेफिनेशन हमने आपको शुरू में बताई जिसके मुताबिक वो सारे कार्बो कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड हैं, वो रिड्यूसिंग हैं, जो पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स हैं वो भी रिड्यूसिंग हैं। उनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है सक्रोज, और सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है और उसकी जो भी वजह बनेगी वो आगे आ जाएगी। अलबत्ता जो तीसरी टाइप थी जिसके लिए मैंने आपसे कहा था, जो बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं रखते लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद बन जाते हैं, वो सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं। फ़िलहाल यूँ समझ लीजिए, लेकिन ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ये क्या होते हैं ये भी आगे आ जाएगा। इसलिए आप अभी फ़िलहाल अपने पास ये निशानी बना लें कि जिनके पास फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ऐसा कीटोनिक ग्रुप है जिनकी अल्फ़ा पोजीशन पर OH ग्रुप है वो रिड्यूसिंग है, और जिनमें ऐसा नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग है। So non-reducing these sugars do not reduce Tollens reagent and Fallings solution because they do not contain free aldehydic or ketonic group with hydroxyl group at alpha carbon, और इसमें सक्रोस और सारे पॉलीसैकेराइड शामिल हैं। अब सारी कहानी इसी बात पर आ गई कि ये मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड क्या भला है,
तो ये हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ए मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अपॉन द नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर क्लासेस। ये समझ लीजिए कि ये क्लासिफिकेशन या तो इस बेस पर है कि एक कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन है, या इस बेस पर है कि कार्बोहाइड्रेट में कितने सिंपल शुगर्स हैं। असल में कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी फैमिली जो है वो ऐसे कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है जो या तो सिंपल और स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट पर मुश्तमिल है, या फिर ऐसे कंपाउंड हैं जो इन छोटे छोटे शुगर यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, यानी जिसमें 2 शुगर मिल गए, 3 मिल गए, 4 मिल गए या बहुत सारे मिल गए। तो इस लिहाज से मोनोसैकराइड, सैकरम का मतलब है शुगर, मोनोसैकराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है जिनको हम हाइड्रोलिसिस करके उनसे छोटे शुगर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़ुद सबसे छोटे हैं, यानी उनमें सबसे सिंपल और छोटा शुगर मॉलिक्यूल मौजूद है, और जिसकी निशानी है कि इनमें कम से कम 3 कार्बन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन होते हैं। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मूले में आपको 3 से 10 के दरमियान कार्बन मिले, आप समझ जाएं वो मोनोसैकराइड है, वो सिंपल सैकराइड या सिंपल शुगर्स हैं, और उन्हें उनसे छोटे शुगर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन्हें उससे छोटी शुगर में तोड़ा नहीं जा सकता। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट यूनिट, दे कंटेन 3 to 10 कार्बन। और इसकी मशहूर तरीन एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोस। इस मशहूर इसलिए कि हमारे सिलेबस में ये तीनों का तस्करा होगा। फिर ओलिगो कहा गया। ये ओलिगो का लफ्ज़ बड़ा अच्छा है। देखिए हमने कई दफ़ा क्लासिफिकेशन करते वक्त ये लॉजिक यूज़ की है कि 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, और फिर अमूमन हम ये करते हैं 3 से ज़्यादा हो तो पॉली, और कहीं कहीं हम ये कह देते हैं 1 से ज़्यादा हो तो पॉली, कहीं कह देते हैं 2 से ज़्यादा हो तो, अपनी मर्ज़ी चला रखी है। तो ये सारे रूल्स जो हैं ये रैंडम हैं। जो एक साइंटिफिक अंदाज़ है वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ 1 दफ़ा हो तो उसे मोनो कहिए, फिर 2 दफ़ा हो तो डाई, 3 दफ़ा ट्राई, 4 दफ़ा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ये डाई से लेके डेका तक, यानी 2 यूनिट हो या 10 यूनिट हो, इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है ओलिगो। और अगर कोई चीज़ 10 से ज़्यादा हो तब सही मायनों में पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने ओवरऑल केमिस्ट्री में इसको इतना फॉलो नहीं किया और अपनी मर्ज़ी चलाई है, लेकिन यहाँ हम ये फॉलो करते हैं। तो ओलिगो का मतलब है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 छोटे छोटे मोनोसैकराइड आपस में जुड़े हुए हों, यानी सिंपल शुगर जुड़े हुए हों। यानी इनकी निशानी ये हो गई कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करके इन्हें तोड़ते हैं तो हमें इनके तोड़ने से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 छोटे छोटे शुगर्स मिलेंगे। सो दीज आर दी कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 2 to 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स। अगर फ़र्ज़ करें हम किसी कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करें और हमें 2 छोटे मोनोसैकराइड यूनिट मिलें तो हम उसे डाईसैकराइड कहेंगे, 3 मिलें तो ट्राईसैकराइड, 4 मिलें तो टेट्रा, और सो ऑन। तो इनकी मशहूर एग्जाम्पल है सक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस। तो याद रहे 2 से लेके 10 तक ओलिगो की हेडिंग में आएंगे। और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसमें शुगर यूनिट्स या मोनोसैकराइड्स की तादाद 10 से ज़्यादा है तो फिर वो पॉली कहलाएंगे। दीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स एंड दे आर कॉल्ड पॉलीसैकराइड्स। इनकी एग्जाम्पल में है स्टार्च और सेल्यूलोज वगैरह। तो ये है पूरी बात। अगर इम्तिहान में कार्बोहाइड्रेट पर सिर्फ शॉर्ट नोट आए तो हम आपको ये नसीहत करते हैं कि वो शॉर्ट नोट यहाँ तक होना चाहिए। अब जो आगे की बातें हम आपसे कह रहे हैं वो दीगर तफसीलात हैं, वो छोटी छोटी कुछ ऐसी बातें और डेफिनेशन हैं जो अलग से पूछी जाती हैं या अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर पूछते हैं। तो शॉर्ट नोट का तस्करा अगर आपके पास और कुछ करने को नहीं है और टाइम बचा बेशक कर दीजिएगा, अदरवाइज़ ये अलग से याद करनी है और हैं भी बड़ी आसान मसला। अब आपने इस क्लासिफिकेशन में मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकराइड्स की डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम उन्हें अलहदा से ज़रा तफसील से बयान कर देते हैं। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स। तो मोनोसैकराइड्स को हम यूँ कहते हैं, सबसे पहले इनकी क्लासिफिकेशन करें ऑन दी बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। बड़ी आसान सी बात है। 2 तरह के मोनोसैकराइड होंगे, एक जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा और एक जिसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। तो एल्डिहाइडिक वाले कहलाएंगे एल्डोसिस, कीटोनिक वाले कहलाएंगे कीटोसिस। सीधी सी बात है। फिर इसी तरह इनकी दूसरी क्लासिफिकेशन इस बुनियाद पर है कि इनमें कार्बन एटम्स कितने हैं। तो कम से कम 3 होते हैं, तो 3 कार्बन वाला कहलाएगा ट्रायोस, 4 वाला टेट्रोस, 5 वाला पेंटोस, 6 वाला हेक्सोस, 7 वाला हेप्टोस, ऐसे कहलाएंगे। तो अब इस हिसाब से हम अगर ये दोनों बातें मिला दें तो ग्लूकोज सबसे मशहूर कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसैकराइड है। उसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो उसको हमें क्या कहना चाहिए, एल्डोहेक्सोस या हेक्सो एल्डोस।
इसकी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले तादाद बताएं और फिर फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डो हेक्सोस भी कह सकते हैं और हेक्सो एल्डोस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। इसी तरह फ्रक्टोस एक कीटो हेक्सोस है या हेक्सो कीटोस है, क्योंकि उसमें 6 कार्बन है और कीटोन एक ग्रुप है। अब हम कुछ बातें ऐसी आपसे करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक़ छोटी छोटी डेफिनेशन से तो है ही, लेकिन थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल हैं, समझने वाली हैं। तो आइए अब वो बातें जो समझने वाली हैं वो आपसे कर ली जाए। तो भाई इन समझने वाली बातों के लिए मैं आपको पहले कुछ पुरानी बातें याद दिलाऊंगा। आपने एक दफ़ा का जिक्र है टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था आइसोमेरिज्म, सबको याद होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। उस वक्त हमने आपसे कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा तफसीली टॉपिक है और बहुत मुश्किल टॉपिक है, और हमें अगेन जहाँ ये बात कहते हैं मुश्किल टॉपिक है वहाँ साथ में ही कह देते हैं, लेकिन हमें उसकी बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्टरी चीज़ पढ़नी है। तो ये काम किया था। आइसोमेरिज्म की एक बड़ी टाइप थी जिसका नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपने उसकी 4 टाइप्स पढ़ी थी। उस वक्त मैंने क्लास में, शायद किसी क्लास में कहा था, किसी में नहीं भी कहा था, ऐसा भी हो सकता है, एक हिंट देकर ये कहा था कि आइसोमेरिज्म की एक और टाइप होती है जो कहलाती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम ये कहते हैं कि 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। तो फिर वो किस बात के एक दूसरे से डिफरेंट हुए? फिर उनमें फ़र्क है इस बात का कि उनके एटम्स जो कार्बन के आसपास लगे हुए हैं वो किस डायरेक्शन में लगे हुए हैं, यानी किसको ऊपर बनाना है, किसको नीचे, किसको राइट पर, किसको लेफ़्ट पर, इससे स्टीरियो आइसोमर बनता है। जबकि हमने जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हमने इस बात पे कतई कोई जोर नहीं दिया। हम स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपसे कहते थे आपका दिल चाह रहा है ये हाइड्रोजन नीचे बना दें ऊपर बना दें, एक ही बात है, ये क्लोरीन नीचे बना दें ऊपर बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपने आप को स्टीरियो वाले हिस्से से बचा के रखा है। अब चूंकि उसका छोटा सा तस्करा करना है इसलिए हम उसकी छोटी सी बात कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि ये खूबी कि कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसके साथ जो 4 एटम्स लगे हुए हैं वो चारों एटम किस डायरेक्शन में लगे हैं, किसको ऊपर, किसको नीचे, किसको लेफ़्ट पे, किसको राइट पे बनाना है, इस बात की अहमियत नॉर्मल कार्बन के अंदर नहीं होती। ठीक है, ये अहमियत सिर्फ उन कार्बन्स पे है या उन कंपाउंड्स के कार्बन्स पर है जिनमें क्या खूबी हो, यानी जिनमें खूबी ये हो कि कार्बन ने अपनी 4 वैलेंसीज अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ इंगेज की हो। अगर कभी ऐसा हो, फ़र्ज़ कर लीजिए, क्योंकि कार्बन भी C है इसलिए मैंने एक बना दिया ABDE, अगर कोई कंपाउंड ऐसा बनाया जाए जिसमें मौजूद कार्बन अपने चारों बॉन्ड 4 अलग अलग एटम्स के साथ इंगेज करे, यानी ये कार्बन मैंने बनाया, इसके एक तरफ मैंने लिखा है A, एक तरफ मैंने लिखा है B, एक तरफ E, एक तरफ D। ये बताने का मकसद है कि कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड जिन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बनाए हैं वो डिसिमिलर हैं। ऐसा कार्बन कहलाता है स्टीरियो कार्बन, और जिस कंपाउंड में स्टीरियो कार्बन हो वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं। और उसमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपने लेफ़्ट पे किसको बनाया है, राइट पे किसको, ऊपर किसको, नीचे किसको। तो इसका मतलब है अगर मैं इस कंपाउंड में A और E की जगह अदली बदली कर दूं तो इससे कंपाउंड की नेचर चेंज हो जाएगी। अब उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, ये सारी कहानियाँ इनमें से जितना आपको मुझे बताना है उतना बताऊँगा, बाकी गोल कर जाऊँगा, उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई कि जिसमें स्टीरियो कार्बन होगा वो सारा खेल खेलेगा। तो अब आइए हम आपको डी शुगर्स बताने जा रहे थे इसलिए उसकी तफसीलात पर आपसे बात करें। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लेसर एल्डिहाइड। ये है कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है और टोटल 3 कार्बन है जिसमें से 2 कार्बन्स पर OH ग्रुप है और पहला कार्बन एल्डिहाइड। ये कंपाउंड कहलाता है ग्लेसर एल्डिहाइड, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। हम एक बात ये कहते हैं कि सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लेसर एल्डिहाइड की औलाद हैं, मतलब इसके डेरिवेटिव हैं, यानी ग्लेसर एल्डिहाइड से सारे कार्बोहाइड्रेट्स बनाए गए हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ग्लेसर एल्डिहाइड आपके सामने है, इसमें एक ख़ास बात नोट करते हैं। इसमें टोटल 3 कार्बन है। चेक कीजिए कोई कार्बन क्या स्टीरियो कार्बन है। कैसे चेक करेंगे, आइए देखिए। पहला कार्बन जो ये रहा, इसके चारों बॉन्ड किस किस के साथ हैं? एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है और 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया है। इसका मतलब है इसके 2 बॉन्ड एक ही एटम यानी ऑक्सीजन के साथ हैं, तो ये स्टीरियो कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टीरियो कार्बन के लिए ज़रूरी था कि कार्बन 4 अलग अलग टाइप्स के एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ जुड़ा हो।
इसी तरह ये नीचे वाले कार्बन को अगर आप गौर से देखें तो इसके साथ लिखा हुआ है CH2, इसका मतलब है इस कार्बन ने 2 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना दिए, इसलिए ये भी स्टीरियो नहीं हो सकता। अब रह गया बीच वाला, ज़रा बीच वाले पर गौर कीजिए, इसके लेफ़्ट पर हाइड्रोजन है, राइट पर OH है, दोनों अलग अलग हैं। इसके टॉप पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके बॉटम पर CH2OH है, ये दोनों भी अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कार्बन है स्टीरियो कार्बन, यानी ये कार्बन हमारा मतलूबा कार्बन है, क्योंकि इसने अपनी चारों वैलेंसीज अलग अलग चीज़ों के साथ बना रखी हैं। तो अगर ये स्टीरियो कार्बन है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, मैं बाकी सारे निशान हटा दूं अगर, तो इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि अब इस कार्बन पे किसको लेफ़्ट पे बनाया है, किसको राइट पे बनाया है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो इसी कंपाउंड को मैं एक और तरीके से बना सकता हूँ, और वो तरीका ये है कि जो स्टीरियो कार्बन है मैं उसका H अब लेफ़्ट से राइट पे बना दूँ और OH को राइट से लेफ़्ट पे बना दूँ। जैसा मैंने कहा था, स्टीरियो कार्बन पर इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन राइट पर है और कौन लेफ़्ट पर है। तो अब ये जो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, ये दोनों स्ट्रक्चर आम केमिस्ट्री जो आपने पढ़ी है उसके मुताबिक, तो आप कहते हैं एक ही बात है सर, लेकिन अब जबकि मैंने आपको बता दिया स्टीरियो कार्बन पर अगर हम लेफ़्ट राइट चेंज कर दें तो इससे कंपाउंड चेंज हो जाता है, तो ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है। दोनों का नाम आपने ग्लेसर एल्डिहाइड रख दिया सर, अब कैसे पता चलेगा कौन अलग है कौन नहीं है? तो अब मैंने कहा पहली बात तो अब ये समझते हैं कि आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इनकी सारी खूबियाँ एक जैसी हैं सिवाय एक खूबी के, और वो खूबी कहलाती है ऑप्टिकल रोटेशन। कभी ऐसी छोटा बड़ा कानों में पढ़ा होगा कि एक लाइट होती है, इसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, फिज़िक्स वाले पढ़ाते हैं ऐसी लाइट जो सिर्फ एक प्लेन पर वाइब्रेट करती है। अगर उस प्लेन पोलराइज लाइट को मैं इन दोनों कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस में से गुजारूं जो मुझे बज़ाहिर लग रहे हैं एक जैसे हैं, तो मुझे इनका फ़र्क नज़र आएगा, और वो फ़र्क ये है कि इनमें से एक कंपाउंड उस लाइट के प्लेन को राइट साइड पर घुमा देगा और दूसरा उस लाइट के प्लेन को लेफ़्ट साइड पर घुमा देगा। ये कहलाती है ऑप्टिकल रोटेशन। तो अब आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ कि इसमें से कौन राइट साइड पे घुमा रहा है और कौन लेफ़्ट साइड पे घुमा रहा है। तो ये वाला जिसमें OH ग्रुप राइट साइड पर बना हुआ है, ये वाला कंपाउंड कहलाता है, जिसमें ये OH राइट साइड पे बना हुआ है, इस कंपाउंड को हम कहते हैं डी ग्लेसर एल्डिहाइड। डी का लफ्ज़ निकला है इस बात से कि जब कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड पे मोड़ता है तो हम उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो का डी यहाँ आ गया, डी ग्लेसर एल्डिहाइड। और जिसमें OH लेफ़्ट साइड पर बना हुआ है वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड पे मोड़ता है, इसलिए वो कहलाता है लेवो रोटेटरी, तो वो कहलाता है एल ग्लेसर एल्डिहाइड। तो अब हमें ये बात पता चली कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ग्लेसर एल्डिहाइड, उसमें एक कार्बन स्टीरियो है, उस स्टीरियो कार्बन का OH अगर राइट साइड पर होगा तो ऐसा ग्लेसर एल्डिहाइड डी ग्लेसर एल्डिहाइड कहलाएगा, और जिसका लेफ़्ट साइड पर होगा वो एल ग्लेसर एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक हो गई बात? ये बात अगर हम समझ गए तो अब हमारी कहानी ये है कि हर वो कंपाउंड, अब यूँ समझ लीजिए कि दुनिया में आज जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ख़ासतौर पे मोनोसैकेराइड्स, वो सारे इन दोनों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी आधे कार्बोहाइड्रेट वो हैं जो डी ग्लेसर एल्डिहाइड की मदद से बनाए गए हैं, और आधे वो हैं जो एल ग्लेसर एल्डिहाइड की मदद से बनाए गए हैं। तो अब मुख्तसर बात ये हो गई, वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो डी ग्लेसर एल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं वो कहलाते हैं डी शुगर्स। क्योंकि वो डी ग्लेसर एल्डिहाइड से बने हैं इसलिए उनकी पहचान हो गई, वो डी शुगर्स हैं, वो इसकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो इसके डेरिवेटिव हैं वो कहलाते हैं एल शुगर्स। ठीक हो गई बात? अब ये जहन में रहे कि डी ग्लेसर एल्डिहाइड को डी इसलिए कहा था कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, एल ग्लेसर एल्डिहाइड को एल इसलिए कहा था क्योंकि वो लेवो रोटेटरी था। लेकिन अब जो इनके ख़ानदान वाले हैं उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के बिना पर डी नहीं कह रहे हैं, उनको हम इसलिए डी कह रहे हैं कि वो डी ग्लेसर एल्डिहाइड के ख़ानदान से हैं। तो अब ये जहन में रहे, वो सारे कंपाउंड जो डी ग्लेसर एल्डिहाइड के ख़ानदान से हैं, जो डी शुगर्स कहलाते हैं, उनमें ऐसे भी कंपाउंड हो सकते हैं जिनमें कोई स्टीरियो कार्बन ना हो, इसलिए वो फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाते ही नहीं है और उनमें ऑप्टिकल रोटेशन होती ही नहीं है, ना वो डेक्स्ट्रो होते हैं ना वो लेवो होते हैं। डी शुगर्स में ऐसे भी हो सकते हैं जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हों और ऐसे भी हो सकते हैं जो लेवो रोटेटरी हों। तो ये याद रहे, जब हम किसी शुगर को डी कहते हैं तो इससे मकसद सिर्फ ये बताना होता है कि वो डी ग्लेसर एल्डिहाइड के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वो ख़ुद क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई कहता है ना कि हमारे दादा अब्बा बड़े ईमानदार थे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी ईमानदार हैं।
हाँ, दादा ईमानदार थे तो हम ईमानदार दादा के पोते हैं, लेकिन ये पोता खुद इंतहाई बेईमान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये डी शुगर सारे वो शुगर्स हैं जो डी ग्लाइसरल्डिहाइड की मदद से बनाए गए हैं, लेकिन ये खुद डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं, लेवो भी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं भी हो सकते हैं। इसी तरह एल शुगर्स एल ग्लाइसरल्डिहाइड से ड्राइव किए गए हैं और ये खुद डेक्स्ट्रो भी हो सकते हैं, लेवो भी हो सकते हैं और कुछ भी नहीं भी हो सकते। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब हम डी शुगर्स और एल शुगर कहते हैं तो इसका डी और इसका एल डेक्स्ट्रो और लेवो को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कौन डी ग्लाइसरल्डिहाइड का डेरिवेटिव है और कौन एल ग्लाइसरल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, नंबर 1। नंबर 2, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसा पता चलेगा कि अगर हम आपके सामने किसी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर लिखें तो आपको सिर्फ ये चेक करना होगा कि उस कार्बोहाइड्रेट के बॉटम से, यानी CH2OH जहाँ लिखा हुआ है उससे ऊपर जो कार्बन है उसका OH लेफ़्ट पर है या राइट पर है, बस। तो ये कैसे चेक होगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो सबसे मशहूर एग्जाम्पल है जिनके लिए हमें ये फ़ैसला करना है वो है ग्लूकोस। ये है ग्लूकोस। अब पहली दफ़ा आपके सामने ग्लूकोस जो C6H12O6 आप बनाते थे, मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। आप इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद गिन सकते हैं कि इसमें जितने कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं और कितने ऑक्सीजन है। तो फॉर्मूला C6H12O6 ही बनता है। ये है एल्डिहाइड ग्लूकोस, ठीक है, ये है ग्लूकोस। अब ज़रा आप एक गौर फरमाइएगा, ये इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एक एल्डोहेक्सोस है, क्योंकि टोटल कार्बन 6 हैं और फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड ही है तो एल्डोहेक्सोस है। दूसरी बात नोट करेंगे कि पहले कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और इस वजह से ये स्टीरियो कार्बन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके 2 बॉन्ड एक ही एटम के साथ बन गए हैं। इसका आखिरी कार्बन स्टीरियो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी 2 हाइड्रोजन एक कार्बन से मिले हुए हैं। तो फर्स्ट और आखिर में ही स्टीरियो नहीं हो सकता। उसके बाद इत्मीनान से बैठकर नोट करते रहिएगा, ये बीच में जितने चारों कार्बन हैं ये चारों स्टीरियो हैं, यानी इन चारों में कार्बन ने 4 अलग अलग चीज़ों से बॉन्डिंग की हुई है, इसलिए वो कार्बन स्टीरियो कार्बन है। तो इसमें इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि आपने OH लेफ़्ट पे रखा है या राइट पे रखा है, इसलिए मैंने इन सब के OH और H को बड़े सलीके से बना कर दिखाया, किसी का राइट पे किसी का लेफ़्ट पे, ठीक है। तो अब ये ग्लूकोज जो है ये हमारे सामने इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब हमें 2 बातें पूछनी है। पहली बात, चूँकि इसमें स्टीरियो कार्बन है तो बताइए ये ग्लूकोज प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन पर घुमाता है, एक सवाल। नंबर 2, इसका ताल्लुक़ डी ग्लाइसरल्डिहाइड के ख़ानदान से है या एल ग्लाइसरल्डिहाइड के ख़ानदान से है। तो हम इसकी ये निशानियाँ 2 बनाते हैं। एक निशानी ये है कि आप ये चेक करेंगे कि ये जो आखिरी कार्बन है CH2OH वाला, इससे ऊपर जो स्टीरियो कार्बन है उसका OH कहाँ बना हुआ है, उसका OH राइट पर बना हुआ है। तो अगर सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट पर बना हुआ हो तो ऐसा शुगर या ऐसा कार्बोहाइड्रेट डी कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, तो ये डी ग्लूकोज कहलाएगा। ठीक हो गई बात। इसका मतलब है ये एक निशानी। दूसरी निशानी यूँ कही जाएगी कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है इससे सबसे दूर वाला स्टीरियो कार्बन, तो इससे सबसे दूर वाला स्टीरियो कार्बन भी यही पड़ता है, उसका OH देखिए वो लेफ़्ट पर है या राइट पर है। तो जो निशानी आप चाहें आप उस निशानी से इसको बना लें। तो ये इसका OH चूँकि इधर है इसलिए ये डी है। अगर फ़र्ज़ कर लें ये OH लेफ़्ट पर होता तो हम इसे एल ग्लूकोज कहते हैं। तो ये डी फैमिली का है, डी ग्लूकोज कहलाएगा। अच्छा, और अब ये कौन सा रोटेटरी है, तो इत्तेफाक है कि ये डी फैमिली का है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो अब याद रहे, ये बताने के लिए कि ये डी फैमिली का है मैंने कैपिटल डी बनाया। अब ये बताने के लिए कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मैं इसके नाम के साथ डी लिखता हूँ और फिर ब्रैकेट में ऐसे प्लस लिखता हूँ। तो डी का मतलब है कि ये डी ग्लाइसरल्डिहाइड के ख़ानदान से है क्योंकि इसके सेकेंड लास्ट कार्बन का OH राइट साइड पर है। और प्लस का मतलब है ये ओवरऑल अपने चारों स्टीरियो कार्बन्स के कॉम्बिनेशन से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना है, इसलिए ये प्लस है। याद रहे कौन डी शुगर है ये तो उसके स्ट्रक्चर को देखकर आप बता सकते हैं, मगर कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन लेवो रोटेटरी है ये आप उसके शक्ल को देखकर नहीं बता सकते, ये आपको याद रखना पड़ता है।
हमारे सिलेबस में कोई ज़्यादा कंपाउंड है ही नहीं, 2 ही हैं, इसलिए हम उनको तो याद कर लेंगे। लेकिन इन फ्यूचर जब बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये ना समझिएगा कि किसी कंपाउंड की शक्ल देखकर आपको पता चल जाएगा वो डेक्स्ट्रो है या लेवो है। डेक्स्ट्रो लेवो एक्सपेरिमेंटली है, वो याद रखना पड़ेगा। अलबत्ता कोई डी शुगर है या एल शुगर है, उसकी निशानी बड़ी अच्छी है कि सेकेंड लास्ट कार्बन का OH लेफ्ट पर है या राइट पर है। तो डी पॉजिटिव ग्लूकोज का मतलब हुआ ये डी शुगर है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अच्छा, ये इसके साथ एक और भी कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, इसके आखिरी 4 कार्बन जो हैं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की ग्लूकोज की तरह हैं, बस शुरू के 2 कार्बन का हिसाब किताब ग्लूकोज से डिफरेंट है क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप रखता है। तो इसका फर्स्ट कार्बन CH2OH और दूसरे पे कीटोनिक ग्रुप है। इस लिहाज से इसमें 3 स्टीरियो कार्बन है। पहला वाला स्टीरियो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से मिला हुआ है। आखिरी वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से मिला हुआ है। दूसरा वाला नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी कार्बन ने ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये बाकी के 3 कार्बन स्टीरियो हैं। तो इसमें भी आप क्या निशानी देखेंगे कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसका OH राइट पर ही है, इसका मतलब है इसका ताल्लुक भी D से ही है, इसकी भी फैमिली जो है वो D ही है, तो ये भी D है, यानी कि D फ्रक्टोस। अलबत्ता अब हमारा सवाल है कि सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है, तो जो वो तो हमें शक्ल देख के नहीं पता चल सकता, वो तो सर हमें बताएंगे या हम याद कर लेंगे। तो ये कंपाउंड लेवो रोटेटरी है, यानी D फैमिली का है मगर ख़ुद प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड पर मोड़ता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं D- फ्रक्टोस। तो अब आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, अगर इम्तिहान में ये डेफिनेशन आ जाए तो डेफिनेशन लिखेंगे, वो मैं भी प्रॉपर लिखा देता हूँ। और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कोई नाम लिखा हुआ आए तो इनका मतलब पता हो। D का मतलब दे बिलोंग्स टू D फैमिली, L का मतलब दे बिलोंग्स टू L फैमिली, और प्लस का मतलब दे आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, माइनस का मतलब दे आर लेवो रोटेटरी। तो अब ये जो सारी बात मैंने यूँ बताने की कोशिश की है, अब मैं चाहूँगा कि मैं उसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दूँ। So here we have D sugars are all those sugars in which hydroxyl group on second last carbon, जिसको आप यूँ भी कह सकते हैं स्टीरियो कार्बन farthest from carbonyl group, यानी वो वाला स्टीरियो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे दूर हो। तो वो ऑब्वियसली उसकी नेक्स्ट कॉर्नर पे सेकंड लास्ट वाला होगा, इज़ ऑन द राइट साइड, यानी उसका OH राइट साइड पर हो। आपको याद है हमने स्ट्रक्चर बनाकर आपको यही बात बताने की कोशिश की थी। ये रहा आपके सामने ग्लूकोज, ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, ये आपके सामने है। इस कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे दूर कौन सा कार्बन है, वो तो ये वाला है, लेकिन ये स्टीरियो नहीं है। तो स्टीरियो कार्बन और सबसे दूर कौन सा है, वो ये वाला है। तो ये खुद ब खुद इस कार्बन में देखिए OH ग्रुप राइट साइड पर है, तो ये D शुगर्स हो गया। तो आप इसे सेकंड लास्ट कार्बन इस सेंस में कह सकते हैं कि हम कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 कहते हैं IUPAC के मुताबिक। तो इस हिसाब से सबसे लास्ट कार्बन ये हो गया, यानी ये कार्बन 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6। तो फिर सेकंड लास्ट कौन सा हुआ, ये 5 वाला, और इसका OH कहाँ है, राइट साइड पे, तो ये D शुगर है। लेफ़्ट पर होता तो ये L शुगर होता। तो इसको बताने के 2 तरीके हैं, सेकंड लास्ट कार्बन कहें या कहें ऐसा स्टीरियो कार्बन जो कार्बोनाइल ग्रुप से सबसे दूर हो। दोनों तरीक़ों से आप इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों बातें लिखी गई, ऑल दोज शुगर्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन या स्टीरियो कार्बन फारदेस्ट फ्रॉम कार्बोनाइल ग्रुप इज़ ऑन राइट साइड आर कॉल्ड D शुगर्स, और अगर इसी में ये इज़ ऑन लेफ्ट साइड हो गया तो ये L शुगर्स हो गया। और फिर डेक्स्ट्रो लेवो की भी डेफिनेशन लिख दी, कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इनका सिंबल प्लस होगा, और द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड आर कॉल्ड लेवो रोटेटरी, और इनका साइन माइनस होगा। और अब ये दोनों बातें इधर मौजूद हैं। यहाँ हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाए हैं, दोनों के सेकेंड लास्ट कार्बन का OH चूँकि राइट साइड पर है इसलिए दोनों के दोनों D शुगर्स हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए उसके साथ प्लस लगाया गया, और फ्रक्टोज लेवो रोटेटरी है तो उसके साथ माइनस लगाया गया, जिससे हमने आपको ये कहा कि D और कैपिटल D और कैपिटल L की जो सिंबल हैं वो ग्लेसर एल्डिहाइड में तो डेक्स्ट्रो और लेवो के लिए ही इस्तेमाल हुए थे, लेकिन अब हम इन्हें तमाम कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इनमें से कौन सा D ग्लेसर एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है और कौन सा L ग्लेसर एल्डिहाइड का, और वो ख़ुद डेक्स्ट्रो या लेवो कुछ भी हो सकते हैं। तो उसके लिए सिंबल चेंज कर दिया गया, वो प्लस माइनस लिखा गया। तो अब हर D शुगर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, हर L शुगर
प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये 2 की एग्जाम्पल आ गई। तो अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन एक इम्तिहान में बहुत पूछी जाती है, वो कहलाती है म्यूटा रोटेशन। डेफिनेशन 2 लाइनों की है, लेकिन उसका बैकग्राउंड बड़े मज़े का और लंबा चौड़ा है। अब वो बैकग्राउंड सुनते हैं, वो क्या है। वो बैकग्राउंड ये है कि भाई आपके सामने मैंने ग्लूकोज फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर्स बना दिए ओपन। हकीकत में ग्लूकोज या फ्रक्टोज या कोई भी जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट है वो इस तरह के स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करते। ये अपनी इंटरनल एडजस्टमेंट करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे? आपको याद हो हमने एल्डिहाइड के रिएक्शंस में एक रिएक्शन पढ़ा था कि एल्डिहाइड का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एडिशन रिएक्शन करता है। आखिरी एडिशन हमने कहा था वो अल्कोहल के साथ करता है, जिसमें अगर याद आ जाए तो हेमी एसिटल और एसिटल बनते थे। ये नामों की वजह से आपके जहन में आ जाएगा। इसका मतलब है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनाइल डबल बॉन्ड OH ग्रुप के साथ एडिशन रिएक्शन करता है। और इन कार्बोहाइड्रेट्स में ये दोनों एक साथ मौजूद हैं, यानी एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है जो आपस में रिएक्शन कर सकते हैं। तो अब आप बताइए फिर ये रिएक्शन किए बिना कैसे रहते होंगे? तो नहीं रह सकते। तो ऐसा ही होता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज क्या करता है, उसके कार्बन नंबर 1 पर जो ये CO डबल बॉन्ड है, ये कार्बन नंबर 5 वाले OH ग्रुप के साथ एडिशन कर लेता है, ये इसके साथ एडिशन कर लेता है। अब 2 सवाल हैं। एडिशन तो इनको करना है क्योंकि ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं कि OH ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप आपस में एडिशन करता है। आप सिर्फ इस बात पे रोइए पीटिए कि वो 5वें कार्बन के साथ क्यों कर रहा है, वो दूसरे, तीसरे, चौथे या 5 के साथ क्यों नहीं कर रहा। तो आप सिर्फ इतना सा जहन में रखेंगे कि जब ये कार्बन अपने आप को कर्ल करता है, मोड़ता है, तो इसे जिस कार्बन को तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा आसानी रहती है ये वो है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने हाथ को मोड़ते हैं तो आप अपने हाथ को मोड़कर अपने बाजू के किस हिस्से को टच कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कलाई को मोड़कर फ़ौरन ही नीचे वाले हिस्से को टच कर सकें। तो इसलिए ये कार्बन मुड़कर बिल्कुल ऐसा है कि 5वें से भी मिल सकता है, 6ठे से भी मिल सकता है, लेकिन इतने शार्प कटिंग नहीं कर सकता कि दूसरे या तीसरे कार्बन से मिल सके। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रिंग हेक्सागोनल रिंग है, तो वो उस वक्त बनता है जब ये कार्बन 5वें कार्बन से मिले। तो 5वें कार्बन से मिलेंगे तो पेंटागोनल बनेगा। सर हेक्सागोनल कैसे बनेगा? वो मैं आपको दिखाता हूँ। पेंटागोनल हेक्सागोनल इस तरह बनेगा कि 5 कार्बन होंगे और 6ठा कोना ऑक्सीजन होगा। तो अब ये तफसील मुझे आपके साथ इसलिए ज़्यादा शेयर नहीं करनी कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहरहाल इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी बता दूं कि तमाम कार्बोहाइड्रेट इस वजह से कि उनका कार्बोनाइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्शन कर सकता है, वो साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उनका कार्बोनाइल ग्रुप अपने किसी भी कार्बन के OH ग्रुप से मिलकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और ग्लूकोज में पहला कार्बन 5वें कार्बन के साथ मिलकर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनकर क्या सूरत हाल निकलती है, आइए अब हम वो देखते हैं। तो अब देखते हैं हाउ ए ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो ये है ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हमने पिछले पेज पे भी बनाया हुआ था। तो अब मैं ये दोबारा ज़रा आपकी सहूलत के लिए बना रहा हूँ। आपको याद ये रखना है कि बस एक 3rd कार्बन जो है उसमें OH लेफ़्ट पर आ जाता है, बाकी सब में OH राइट पर ही रहेगा और ये आखिरी कार्बन। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 1st कार्बन का एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो 5th कार्बन के OH ग्रुप के साथ ऐड होता है। और उस एडिशन का तकाज़ा क्या है? उस एडिशन का तकाज़ा ये है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ख़त्म होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर ख़त्म होगा तो वो कुछ इस तरह से ख़त्म होगा कि डबल बॉन्ड की जगह रह गया सिंगल बॉन्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक वैलेंसी कार्बन की खाली हो गई, एक वैलेंसी ऑक्सीजन की खाली हो गई। अच्छा, अब ये जो हमारे पास COH वाला है, इसमें आपको याद रखना है कि H के ऊपर प्लस और O के ऊपर माइनस चार्ज है। तो अब आप फैसला कर लीजिए कि ये एडिशन किस तरह होगा कि पूरा OH जो है बेसिकली हम इस कंपाउंड में जब ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोजन का H होगा, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन ये जाकर ऑक्सीजन से मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक OH बन जाएगा।
और इसकी वजह से जब ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, यानी यहाँ सिर्फ बचेगा ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन ने आपस में बॉन्डिंग करनी है। इस तरह ये साइक्लिक हो गया। तो इसका मतलब है ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, ये 5 कार्बन और ये ऑक्सीजन जो है ये छठा कोना बनेगा, जबकि यहाँ एक एक्स्ट्रा OH आ गया। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ज़रा सा आसान करके आपके लिए बना दूं तो ऐसे हो गया कि ये OH आ गया और ये कार्बन 5वें कार्बन के साथ थ्रू दिस ऑक्सीजन विल इंगेज इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, जबकि दरमियान में इस तरह से कार्बन मौजूद है। तो अब आप खुद देख सकते हैं, ये हो गया मेरे पास एक अदर साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज अपने इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है थ्रू दी ओपन स्ट्रक्चर। तो अब हिसाब किताब क्या बन गया, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। और वो नई मुसीबत क्या खड़ी हुई कि जब तक इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था और ये इस शक्ल में था तो हम कहते थे फर्स्ट कार्बन स्टीरियो नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन अब जब इसने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया तो अब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया। अब अगर आप गौर करें तो इस कार्बन ने एक तरफ से OH से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक तरफ से H से, एक तरफ से ये पूरा घुमाकर इस पूरी चीज़ से बॉन्ड बनाया हुआ और एक तरफ से इससे। तो ये तो 4 अलग अलग बॉन्ड बन गए। इसका मतलब है अब ये कार्बन भी स्टीरियो हो गया और इसके साथ भी OH आके लग गया। तो अब इधर भी यही आएगी बात, अगर OH राइट पर होगा तो कोई और कंपाउंड, लेफ़्ट पर होगा तो कोई और कंपाउंड। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। तो हमने इसके लिए कहा कि जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके पहले कार्बन पर भी अब OH ग्रुप आ जाता है। अगर वो OH ग्रुप राइट साइड पर हो जैसे कि इस वक्त है, तो हम उसे अल्फ़ा कहेंगे, और अगर ये लेफ़्ट पर होता तो हम इसे बीटा कहते। तो इस वक्त जो आपके सामने बना हुआ है ग्लूकोज, उसका पूरा नाम हो गया अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब देखिए कितने लवाजिमात इसमें जमा हो गए। ये एक ऐसा ग्लूकोज है जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसलिए प्लस है। चूँकि ये डी फैमिली से बिलोंग करता है इसलिए डी आ गया, और चूँकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और इसके फर्स्ट कार्बन का OH राइट साइड पर है इसलिए ये अल्फ़ा है। तो ये इतनी सारी बातें एक साथ हो गई। तो अब ये सारी कहानी आपको क्यों सुनाई गई? ये सारी कहानी आपको यूँ सुनाई गई कि एक छोटी सी डेफिनेशन हमें पढ़नी है और वो डेफिनेशन कहलाती है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि जब आप ग्लूकोज को ख़ास तौर पर पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में डिज़ोल्व होकर ग्लूकोज में एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है। और वो इक्विलिब्रियम क्या होता है कि वो अपने ओपन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और फिर साइक्लिक से ओपन स्ट्रक्चर बनाता है। ये इंटर कन्वर्जन जिसमें ग्लूकोज ओपन टू साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड देन साइक्लिक टू ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन। इसमें एक और ख़ास बात है, साइक्लिक कौन सा, क्योंकि एक साइक्लिक अल्फ़ा है एक साइक्लिक बीटा है। तो कहानी यूँ बनती है कि असल में ये है प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की अल्फ़ा फॉर्म ओपन होती है, फिर बीटा फॉर्म में जाकर कन्वर्ट होती है, फिर बीटा फॉर्म ओपन होती है, फिर अल्फ़ा फॉर्म बनाती है। इस तरह अल्फ़ा और बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं थ्रू ओपन स्ट्रक्चर। द होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब जाहिर सी बात है ये डेफिनेशन लिखते वक्त आपको बताना पड़ता कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये अल्फ़ा फॉर्म क्या है या बीटा फॉर्म क्या है, तभी ये सारी बात समझ में आ सकती है। इसलिए ये सारी कहानी सुनाई गई है। अगर हम ये स्ट्रक्चर नहीं जानते, हम इन्हें ड्रॉ करने की प्रैक्टिस नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन में अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दें अच्छी बात है, ना भी बनाकर दिखाएं तो भी चलेगा। लेकिन ये एक तरह से इस तरह ये नॉलेज काम आएगा कि जो बच्चे बाद में मेडिकल पढ़ेंगे उनकी तो ज़िंदगी इसी में गुजरेगी, लग पता जाएगा। अलबत्ता इंजीनियरिंग वाले बस एक कान से सुन लें और दूसरे कान से उड़ा देने वाला हिसाब है। तो आइए अब हम आपके सामने डेफिनेशन लिखते हैं म्यूटा रोटेशन की, और ये सारी बात जो भी कही है खुद ही रिवाइज हो जाएगी। So here I have muta rotation, conversion of alpha isomeric closed chain structure of glucose or any other compound to beta isomeric closed chain structure of glucose via open structure is called muta rotation। हमने इसे वर्ड फॉर्म में लिख दिया कि अगर अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ओपन हो और बनाए डी पॉजिटिव ग्लूकोज और फिर क्लोज हो और बनाए बी डी पॉजिटिव ग्लूकोज, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन।
इसे अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बना दें सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं, तो वो ये बनता है। अब आप गौर से देखिए, ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसके फर्स्ट कार्बन का OH चूँकि राइट साइड पर है तो ये हो गई अल्फ़ा फॉर्म। ये अल्फ़ा फॉर्म वाला ग्लूकोज ओपन हुआ और फिर दोबारा क्लोज बना, और अब की दफ़ा फर्स्ट कार्बन का OH लेफ़्ट साइड पर है तो ये बन गया बीटा फॉर्म। इस तरह अल्फ़ा डी पॉजिटिव ग्लूकोज ने अपने आप को ओपन किया और बनाया सिर्फ डी पॉजिटिव ग्लूकोज, और फिर दोबारा क्लोज किया और बनाया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। दिस इज़ म्यूटा रोटेशन। ये एक डेफिनेशन हो गई। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ MCQs अगर याद रख लीजिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोस स्ट्रक्चर। पायरॉल एक कंपाउंड है जो 6 कॉर्नर साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 5 कोने ऑक्सीजन के कार्बन के पास होते हैं और 1 ऑक्सीजन के पास होता है। क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही हेक्सागोनल है कि 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन, इसलिए इसको पायरॉल से हमने तशबीह देते हुए पायरानोस स्ट्रक्चर कहा है। जबकि जब फ्रक्टोज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो चूँकि उसमें सेकंड कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप है और वो 5th कार्बन से मिलता है तो उसका 5 कोनों का रिंग बनता है जिसमें 4 कार्बन के पास होते हैं, 1 ऑक्सीजन के पास, जो आपको याद होगा फ्यूरेन से मिलता जुलता है, तो ये फ्यूरानोस कहलाता है। तो ये सिर्फ नाम आप याद कर लें क्योंकि डिटेल ऐसी बात है इस लेवल की साइंस के लिए ज़रूरी नहीं है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज is called Furanose structure. So now we have a small definitions, glycosidic linkage। यूँ समझ लीजिए कि अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक आगे बढ़ रहा है वो शुरू हो रहा है फॉर ओलिगोसैकेराइड्स। तो पहले हमने मोनोसैकेराइड्स की कुछ तफसीलात आपसे शेयर की हैं, तो अब ये है जो ओलिगोसैकेराइड्स की कुछ डिटेल्स हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो उसके लिए पहली चीज़ आ गई ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक छोटी सी डेफिनेशन। और वो क्या कहती है कि आपको बताया था कि ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जिस बॉन्ड से वो आपस में जुड़ते हैं वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी अब आपने मोनोसैकेराइड्स पढ़े जो बेसिकली साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में उनको ग्लाइकोसाइड्स भी कहा जाता है। तो अब ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या कोई और मोनोसैकेराइड साइक्लिक स्ट्रक्चर में हो तो ये एक दूसरे से जुड़कर 2 जुड़ेंगे तो डाइसैकेराइड बना देंगे, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड, बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे 10 से ज़्यादा तो पॉलीसैकेराइड। ये आपस में जिस बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं वो कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। A glycosidic linkage is the one in which a carbon atom is joined to 2 oxygen atoms through a single bond। इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन के बीच में एक कार्बन आ जाता है, इसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एक थी, अगर आपको याद आएगा, ईथर लिंकेज। वो ईथर में 1 ऑक्सीजन 2 कार्बन के बीच में आता है। तो ये जहन में रहे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के बीच में आएगा। और ये किस काम के लिए है, ये तो हमने ईथर का बता दिया, इन विच ऑक्सीजन इज ज्वाइंड विद 2 कार्बन एटम्स। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल टू ज्वाइन 2 और मोर ग्लाइकोसाइड्स, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोसैकेराइड टू फॉर्म ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। तो अब जितने भी ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे उनमें हमें यही बताना होगा कि वो किन मोनोसैकेराइड्स के मिलने से बने हैं और उनमें किस तरह की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, यानी कौन से कार्बन एटम्स ने उन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अपना रोल प्ले किया है। तो इसमें अब सबसे पहली एग्जांपल 3 ओलिगोसैकेराइड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और तीनों इत्तेफाक से डाइसैकेराइड हैं, और वो हैं सक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। तो अब ये बताएंगे कि सक्रोज इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, और ये आपस में जिस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से मिलते हैं उसमें ग्लूकोज का फर्स्ट और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसका नाम बनता है अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अल्फ़ा बीटा इस सेंस में कि एक अल्फ़ा ग्लूकोज है, एक बीटा फ्रक्टोज है। अल्फ़ा ग्लूकोज का फर्स्ट और बीटा फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन चूँकि एक दूसरे के साथ लिंकअप हो रहे हैं ताकि दोनों आपस में जुड़ें, इसलिए इस लिंकेज को कहेंगे अल्फ़ा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बात ब्लैंक से पूछी जा सकती है। इसी तरह माल्टोज बनता है बीटा ग्लूकोज और बीटा अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से, और इसकी लिंकेज होगी अल्फ़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी अल्फ़ा ग्लूकोज का फर्स्ट और बीटा ग्लूकोज का 4th कार्बन इन्वॉल्व होगा।
लैक्टोस इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोस एंड बीटा ग्लूकोस, और गैलेक्टोस का फर्स्ट और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन यूज़ होता है, इसलिए इसे कहते हैं बीटा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। टोटल रट्टा है, याद रखना पड़ता है। पॉलीसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन ये है कि वो एनिमल पॉलीसैकेराइड और प्लांट पॉलीसैकेराइड में क्लासीफाई होते हैं। एनिमल पॉलीसैकेराइड्स नाम से पता चल रहा है एनिमल्स में होंगे। इसकी एग्जांपल ग्लाइकोजन है जिसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये एनिमल्स का रिजर्व कार्बोहाइड्रेट है और ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। जबकि प्लांट पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च और सेल्यूलोज शामिल हैं। स्टार्च दो पॉलीसैकेराइड्स का मिक्सचर होता है, एक इमाइलोस और एक इमाइलोपैक्टिन। इमाइलोस में अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, और इमाइलोपैक्टिन में भी अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ते हैं, मगर 1,4 1,6 दोनों लिंकेज से जुड़े होते हैं। सेल्यूलोज 2000 के करीब बीटा ग्लूकोज यूनिट्स के मिलने से बनता है बाय 1,4 लिंकेज। ये हो गई छोटी छोटी इनकी बातें। फिर याद रहे जितनी भी डेफिनेशंस जहाँ से शॉर्ट नोट ख़त्म हुआ और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड शुरू किया, एल्डोसिस और कीटोसिस और ट्रायोस, ये सब जो बातें मैंने शुरू की इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन थी। आने को कोई भी आ सकती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आज तक आई है वो एक म्यूटा रोटेशन आई है और एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आई है। जबकि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये सक्रोस में, फ्रक्टोस में और लैक्टोस में किस किस्म की है, ये MCQs में आ जाता है। तो ये रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छा हो कि आपको सभी याद हो तो कोई बुरी बात नहीं। और फिर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आया है और वो ये है द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये टोटल बायोलॉजी वाली बातें बहरहाल आसान सी हैं। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस ये दो एल्डोपेंटोसिस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, और इनसे सेल के अंदर वो जो बहुत मशहूर आपने भी सुने RNA और DNA, RNA इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड DNA इज़ डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों के अंदर ये दोनों राइबोस और डीऑक्सी राइबोस मौजूद होते हैं। इनसे जेनेटिक्स का कोड का पता चलता है, ये हेरिडिटरी के कैरियर हैं आपके। तो ये पहली बात। दूसरी बात, वो जो सबको पता है कि ये हमारा पेट्रोल है, हमारा फ्यूल है, तो शुगर और स्टार्च जो पॉलीसैकेराइड्स या ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो हमारी बॉडी में हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज बनाते हैं थ्रू वेरियस एंजाइम। ये वही काम है जो फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल में भी आपने किया था, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज में ही आपने किया था। तो जो ग्लूकोज इस तरह से हमें स्टार्च या शुगर के ज़रिए से मिलता है वो हमारी बॉडी में स्लोली कंबस्ट होता है पेट्रोल की तरह और हमें एनर्जी देता है ताकि हमारी बॉडी फंक्शन करे, या फिर वो ग्लूकोज जो है वो लीवर में स्टोर हो जाता है एज अ ग्लाइकोजन, एक तरह से रिजर्व हो जाता है, और जब हम फास्टिंग करते हैं या किसी और बीमारी में मुब्तला होते हैं तो वो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। सेल्यूलोज जो है पौधों के लिए बड़ा, जानवरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसान सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हमारे अंदर ऐसे एंजाइम नहीं है जिससे सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो सके, लेकिन पौधों में, जानवरों में है। तो जानवरें घास, चारा और पौधे वौधे जो खाते हैं उनसे वो उसे डाइजेस्ट करते हैं एज देयर फूड। तो ये टोटल बात हो गई और इसके साथ ये चैप्टर की सारी बातें तकरीबन हो गई। दो एक डेफिनेशंस इसकी रहती हैं वो हम इसके साथ अब डिस्कस करते हैं इसे ख़त्म करने से पहले। So here we have two definition, very optional because हमारी किताब में after discussing the food and nutrition components ये तमाम 6 टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे, आखिर में छोटी सी डिस्कशन हुई है इस बात की कि फ़ूड किस तरह डाइजेस्ट होता है, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, इस पर एक छोटा सा नोट है। लेकिन वो ख़्याल यही है कि वो सिलेबस में एक्टिव पार्ट नहीं है, वो इम्तिहान में नहीं आता। तो एहतियातन हमने ये किया है कि पूरी डिटेल, ऑब्वियसली बायोलॉजी वाले इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, उनके लिए तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, इसलिए हम उसकी अननेसेसरी डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि वो इफ़ेक्टिव सिलेबस नहीं, वो कभी इम्तिहान में नहीं आता। एहतियातन सिर्फ दोनों पूरे टॉपिक्स की समरी, 2 डेफिनेशंस में आपको बता रहे हैं कि चलें ये पता हो। तो डाइजेशन ऑफ फूड से क्या मुराद है? आप कुछ खाते हैं तो कहते हैं ना डाइजेस्ट हो गया या डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? तो जो भी अल्लम बल्लम हम खाते हैं, अच्छा बुरा खाते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैकेनिकली एंड केमिकली, यानी आप जो कुछ भी मुंह में डालते हैं खाने पीने की चीज़, तो हम उसे डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, मैकेनिकली भी और केमिकली। मैकेनिकली का मतलब है बाय मींस ऑफ फिज़िकल, यानी दांतों से चबाते हैं आप, तो ये मैकेनिकल फ़र्क हो गया। और फिर इसमें हमारी बॉडी में जाने के बाद फ्रॉम थ्रॉट टू स्टमक बीच में बहुत सारे केमिकल्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है, तो वो फिर केमिकल चेंज भी है। तो सारा सब कुछ मिला मिलू के इट्स अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड मैकेनिकली एंड केमिकली इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल यूनिट्स। जो कुछ भी हमने खाया उसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना जो पानी में सॉल्युबल हों और सूटेबल हों इस बात के कि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के फ्लूइड्स में शामिल हो जाएं, जो लिक्विड बॉडी में है ख़ासतौर पे ब्लड, उसमें शामिल हो जाएं, और जो वेस्ट चीज़ें हैं जो इस काबिल नहीं हैं वो एक्सक्रीट हो जाएं। तो ये पूरा प्रोसेस डाइजेशन ऑफ फूड कहलाता है। और इसी में एक दूसरा कंपोनेंट एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का है
कि जब डाइजेशन हो जाती है तो जो वाटर सॉल्युबल सिंपल फॉर्म है फूड की, वो अमूमन क्या होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह। भाई आपने सुना खाने के कंपोनेंट्स में कार्बोहाइड्रेट था, और वो कार्बोहाइड्रेट अमूमन पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड की सूरत में होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना। आपने सुना कि हम प्रोटीन्स खाते हैं तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स बन सकते हैं। फैट्स खाएंगे तो उससे हमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिल सकता है। तो ये इसलिए उन्हीं का तस्करा किया गया जिनको आप पढ़ कर आ रहे हैं। तो आफ्टर डाइजेशन द वाटर सॉल्युबल सिंपल फॉर्म्स ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा पास थ्रू दी वॉल्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स। ये हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, छोटी और बड़ी, उनकी दीवारों से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में शामिल होती हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। तो ये मैंने एहतियातन बता दी, वरना ये भी कभी इम्तिहान में नहीं पूछा गया। तो अब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। सबसे बड़ा हिस्सा हमने कार्बोहाइड्रेट का बड़ी तफसील से इसलिए बता दिया कि इसमें वो तमाम छोटी छोटी डेफिनेशन भी इंक्लूड कर दी जो कभी ना कभी इम्तिहान में आई हैं। अब आपको पूरे 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर में इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, ना ऑर्गेनिक से ना इनऑर्गेनिक से, जो हमने ना पढ़ी हो। यहाँ अब हमारी बात कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है। जिन बच्चों को हमने नोट्स दिए थे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के, तो वो उन नोट्स में से भी याद कर सकते हैं, और ये मैंने फ्रेश कर दिया, इससे भी कर सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि नोट्स में जिनको मिले थे चैप्टर 10 के, वो 2 हिस्सों में थे। एक में हमने 6 शॉर्ट नोट्स लिखे थे, और फिर एक अलग से कुछ 4-6 से पेजेस थे जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स में जो एक्स्ट्रा छोटे छोटे सवालात हैं उन्हें अलग से लिखा था। मैंने यहाँ सबको एक साथ मिलाकर कर दिया है। तो इसलिए मेरे ख्वाहिश ज़्यादा ये होगी कि इसे फॉलो करें, क्योंकि ये फ्रेश है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें बहरहाल छोटी मोटी ऐड भी कर दी हैं हालात देखते हुए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर उसमें से भी याद कर लेंगे तो सॉल्व ओके। तो अब हमारा सिलेबस हर लिहाज से ख़त्म हो गया है। अलबत्ता कॉलेज के स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर शहीद में कुछ चीज़ें चैप्टर 9 की रहती हैं, वो अब हम उनके लिए स्पेशली अलग से वीडियोज़ में दे देंगे। लेकिन अल्लामा कायद वाले बच्चे दे आर नाउ कम्प्लीटली ऑन बोर्ड कि उनकी हर चीज़ ख़त्म हो गई है। थैंक यू वेरी मच।